आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा से। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। जैसे कि नाज़रीन आप सबको पता ही है, कराची में मौसम ने करवट ले ली है। दोपहर के औकात में कभी गर्मी देखने में आती है, तो शाम के औकात में सर्दी हो जाती है। तो मौसम जो है मिक्सअप चल रहा है। जैसे कि आपको पता ही है नाज़रीन, वो अपने होने का एहसास कुछ यूँ दिलाता है, बस ज़रा सी ज़मीन हिला देता है। कल रात मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। आप सबको जैसे कि पता ही है कि, लेकिन फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान जो है फ़िलहाल कोई नहीं सुनने में आया। अल्लाह का शुक्र है। हमारी तमाम रेस्क्यू टीम्स जो है मौके पे पहुंच चुकी है। वहाँ पे अपनी इमदादी सरगर्मियाँ उनकी जा रही हैं। वहाँ पे जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाखों करोड़ों शुक्र है कि अभी फ़िलहाल कोई जानी नुकसान सामने नहीं आया। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी फिर से प्रेडिक्शन है कि कुछ जो है ज़लज़ले के झटके महसूस होने के इम्कानात हैं। अल्लाह ताला अपना फजल करम करे हम सब पे। मेरे ख़्याल से हम सब ये हमारे अमाल हैं जो सामने आए। जैसे कल का जो मेरा शो था, हम बात कर रहे थे हैरेसमेंट के हवाले से, ज़्यादती के हवाले से हमने बात की। तो मेरे ख़्याल से ये हमारे वो अमाल है जो अल्लाह जो सख्त हम सबसे नाराज़ है, और वो हमारे सामने जो है अपना गुस्सा ज़ाहिर कर रहे हैं कि तुम लोग अभी भी मौका है, सुधर जाओ। अभी भी मौका हमें दे रहा है कि अभी भी सुधर सकते हो। अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाओ, दीन इस्लाम की तरफ राग़िब हो जाओ, क्योंकि हमारा इस्लाम हमारा दीन बहुत खूबसूरत है। और जिस तरह से लोग समझते हैं कि हम बात कर रहे थे कल भी कि औरतों को पाबंदी लगाई जाती, तो ऐसा नहीं है। कि मैं वो जिक्र इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि जो है अभी मार्च में और जो हमारे यहाँ की ख़वातीन हैं वो औरत मार्च करने के लिए जाती हैं। तो ये मतलब हम ये इस तरह की जो बेहुदा वाहियात किस्म के जो पोस्टर्स और जो पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, इससे भी मेरे ख़्याल से जो है काफ़ी हमारे दीन के ऊपर असर पड़ता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन ख़वातीन से कि आप प्लीज़ खुदारा इस तरह के जो है ना मतलब इस तरह की जो है आप हरकतें ना करें, इस तरह की वीडियोस ना वायरल करेंगे जिससे हम सब औरतों को भी शर्मिंदगी हो। आज हम बात करेंगे अपने शो में, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे बेरोज़गारी के हवाले से हम बात करते हैं, और बात करेंगे कराची के मौसम के हवाले से, अभी जो सिचुएशन चल रही है करंट सिचुएशन, उस हवाले से हम बात करेंगे। हम बात करेंगे ब्यूटी के हवाले से कि घर में घरेलू ख़वातीन किस तरह से अपना मेक ओवर कर सकते हैं, क्योंकि घरेलू ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है मसला होता है कि पार्लर जाना है, लेकिन इतने ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जो है घर में हमारी ब्यूटीज़ एक्सपर्ट जब हमें बताती हैं कि घर में आप इजीली किस तरह से अपना मेकअप कर सकते हैं, ख़ुद को किस तरह से ग्रूम कर सकते हैं, किस तरह से मेक ओवर कर सकते हैं, तो हम इस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद कादरी साहब। आप हमारे शो में पहले भी देख चुके हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तालीम इंसान को किस तरह से शऊर दिलाती है? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा हमारे K21 टीवी चैनल का, आपका, सारे बाप का। और तालीम पर आपने बहुत ही नाजुक मौजू रखा है, और मैं समझता हूँ कि तालीम एक ऐसा बुनियादी उन्सुर है कि आप भूख के साथ और प्यास के साथ तो ज़िंदा रह सकते हैं, तालीम के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इसकी अहमियत ना होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहला लफ्ज़ कुरान का, इक़रा का, ये लफ्ज़ उतरता ही नहीं। तो पता चला कि यहाँ पर अल्लाह ने जो मुखातबत की है इंसान से, वो ये नहीं कहे कि खा ले, पी ले, ज़िंदा रह ले, यूं कर ले, अच्छा बन जा, बेहतर हो जा। सारी तमाम जितनी भी ये चीज़ें हैं कि खाने का सलीका कैसे आएगा, बोलने का सलीका कैसे आएगा, ज़िंदा रहने का सलीका कैसे आएगा, पीने का सलीका कैसे आएगा कि पानी कैसे पीना है, खड़े होकर पीना है, बैठ के पीना है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकी ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी और ख़ान की ज़िंदगी को कैसे समझोगे। तो हमने ये कह दिया तुमसे कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़,
कि पढ़ अपने रब से कि जिसने तुझे पैदा किया। अब ये जो तूने पैदाइश के बाद सब कुछ भुला दिया है, और इसमें तालीम को भी भुला देना, अखलाक को भी भुला देना, इंसानियत को भी भुला देना, इसलिए है कि तूने पढ़ने के मतलब को ही नहीं समझा। तो तालीम इसलिए अहम है कि तालीम सिर्फ हमें कमाई का सलीका नहीं सिखलाती कि हम कैसे पैसे कमाएं। तालीम हमें ये नहीं बतलाती कि हम एक अच्छे वकील बन जाए तो हम कैसे वकालत करें। एक अब ये देखें ना, ये टेलीविजन स्क्रीन के पीछे जो लोग हैं इनके पास तालीम है। तालीम किस बात की कि कैमरे को कैसे चलाना है। वो जो वहां पैनल पे बैठे हुए उनके पास ये तालीम है कि कब कट करना है, कब ले जाना है, कब कौन सी बात कहनी है, कहां पर रोकना है, कहां पर कहलवाना है। तो ये सब इल्म है जी। इसको खाली आप इन्वेंशन ना समझे। ये कैमरा ये इजाद ही ना होता अगर तालीम ना होती। हकीकत बात है। ये लिबास जो हमने पहना है अगर ये इल्म ना होता तो हमें सलीके का लिबास पहनने की नहीं क्या पता जरूरत थी। होता। वो जो पत्तों का जमाना था, जाहिलियत का जमाना था, जहालत का जमाना था, हम उसमें गुजार लेते। उस वक्त भी लोग शिकार करके गोश्त खा लेते थे। उस वक्त भी लोग जिंदा रहने के लिए पहाड़ों में या गारों में या जो दरख्त है उस पर घर बनाकर सो लेते थे। तो फिर क्या फर्क हुआ इंसान का? तो इंसान में तालीम जहनी इनकलाब, जहनी बुलूगियत और जहनी संजीदगी पैदा करके ये बतलाती है कि तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं कि तुम पैसा कमाओ, ज़िंदगी गुजार लो और उसके बाद दुनिया से चले जाओ। इसका मकसद ये है कि तुम में ऐसा इल्म होना चाहिए कि जिसमें तुम दूसरे का एहसास कर सको। तालीम एहसास पैदा करती है। गुर्बत से निकाल कर एक सुकून की ज़िंदगी, गुर्बत अगर ईमानदारी के साथ है तो मैं कहता हूँ कि ये भी एक सुकून है। लेकिन गुर्बत अगर बेईमानी के साथ है, बददियानती से, तो वो भी। और अगर अमारत यानी पैसा वाला होना सिर्फ इसलिए कि बड़ी गाड़ियों से उतर के छोटे लोग अपनी बड़ाई दिखाएं, तो छोटे लोग चाहे बड़ी गाड़ी से उतरे वो छोटे ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो। तालीम देखिए, एक साहब थे माजी के अंदर, कोई एक मिनिस्टर साहब थे, तो मुझसे गुफ्तगू करते करते कहते, देखिए ना डॉक्टर साहब, प्रोफेसरों को चाहिए कि और पढ़ाई लिखाई करें और ये कि किताबें और लिखें, ताकि वो वज़ीर थे तो वो भूल गए गुफ्तगू करते हुए कि वज़ीर होना इस बात की अलामत नहीं कि आप पढ़े लिखे भी हैं। मैं बहुत सीधे जुमला कह रहा हूँ। वजारत बिल्कुल एक अलग चीज़ है और इल्म बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ठीक। आप इंसाफ की बात करें तो इंसाफ में सबसे पहले ये आता है कि माशरे का हर वो फ़र्द जो एहसास ज़िम्मेदारी अपने अंदर बेदार करे, तो वो एहसास ज़िम्मेदारी बेदार करने के लिए जो सबसे बड़ी अहम तरीन ज़रूरत है, जैसे सांस लेना ज़रूरी है, इस सांस के अंदर इल्म आना ज़रूरी है। अगर ये इल्म नहीं है तो सांस बेकार है, क्योंकि आप जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको ये पता ही नहीं कि हाथ कैसे मिलाया जाता है, आपको ये पता नहीं कि किसी खातून से बात करते हुए अदब और एहतराम और रिश्ता कैसे रखा जाता है, आपको पता नहीं कि बेटी को, बहन को, बीवी को, घर वालों को कैसे इज्जत दी जाती है, बहन भाइयों के रिश्ते क्या होते हैं। खाने पर बैठकर सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं होती, खाने में बैठकर एक दूसरे की तकलीफ़ों को शेयर करना होता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरख्वान पर मौजूद था, सहाबा किराम के दस्तरख्वान पर मौजूद था। आज भी जो नेक लोग हैं, जिनको सालिहीन कहते हैं, वली कहते हैं, औलिया कहते हैं, पाकीज़ा लोग कहते हैं, वो ये जानते हैं कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम दूसरे को बुरा कहें, अपने आप को भी देख लेना। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि तालीम के फ़ायदे क्या है, इसको तो हम जानते हैं। बकौल इकबाल के कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सबको पता है नमाज बरकत वाली है, नमाज ज़िंदगी में हमारे काम आती है, पाकीज़गी पैदा करती है सबको। फिर क्यों नमाज छोड़कर हम, अजान सुनकर हम ज़िंदगी के सारी ख्वाहिशात में लग जाते हैं, लेकिन नमाज की तरफ नहीं जाते, अच्छाई की तरफ नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि कोई शय ऐसी है जो हमें रोकती है, और वो हमारी शायद अपनी ज़ात की मसरूफियात है। हमें वक्त नहीं मिलता कि हम तालीम की इफादियत पर बात करें। तालीम की इफादियत पर मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो बात नहीं करती हो। मैं बड़ी सियासी बात कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ। तालीम पर अमल कितना करते हैं, सही। कितना अमल करते हैं तालीम पर? नहीं करते। हमारे यहाँ क्या आजकल के नौजवान जो इस तरह से, एक तो कोविड की वजह से काफी दूरी अख्तियार कर ली है हमारे जो नौजवान। कोविड से पहले क्या था? उससे पहले भी बात आपकी बिल्कुल आ ठीक ना, है, लेकिन ये भी एक बहाना बन चुका है। कोविड है, ये तो 2-3 साल की कहानी है ना। मैं तो उस जमाने की बात कर रहा हूँ, मुझे तो अरसा हो गया, 1983 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तहकीक से तालीम से वाबस्ता हूं। भाई हम बुजुर्ग हो गए, सीधी बात है, उम्र गुजर गई, उम्र गुजरी इसी दश्त की सयाही में। ये मुनाफिकत है, माशरती मुनाफिकत है। हमने इतने बड़े बड़े स्कूल्स बना लिए हैं कि उन स्कूलों के करीब एक गरीब बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, पढ़ाना तो दूर की बात है। आपने फीस इतनी रख दी है,
आपने स्टैंडर्ड हाई सेट कर दिए कि आपके हर कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ है, आपके हर कमरे, बहुत अच्छी बात है, ज़रूर दीजिए तालीम। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, क्या गरीब का हक नहीं है तालीम का? यही तो मेरा भी खाली सवाल सिर्फ था। नारे लगाना और सियासी बयानात देने से ज़िंदगी के मसाइल हल हो गए? झूठ बोलकर अपने आप को हम मुतमईन कर लेंगे, शायद हो सकता है दूसरे को भी कर लें वक्ती तौर पर, लेकिन जो माशरती सच्चाई है वो ये है कि अभी हमारी हुकूमत को, और एक बात और अर्ज़ करूँ कि चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, सिर्फ ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि हम हुकूमत पर से पत्थर फेंकते रहें, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी हैं। सर हम किस तरह से अपने खिदमात अंजाम दें? आप और हम देखें, एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म पे सवाल। बैठ के, आप और हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इस आवाज़ को हम उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनको भी चाहिए कि मैं अपना एक अपना बात अर्ज़ किरदार करूं, अदा मैं करें। एक बात, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, कैसे करें? और बुनियादी बात यह है कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे घर में जो भी फैसिलिटीज़ है उसके तहत मैं अपने पड़ोस के किसी एक गरीब बच्चे की तालीम में मदद कर दूँ। सही। मसलन मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है तो मैं किसी बच्चे को थोड़ा बहुत 6 महीने, 4 महीने, 10 महीने गाइड कर दूँ ताकि उसका इम्तहान अच्छा हो जाए। मेरे पास अल्लाह ने पैसे दिए तो मैं कोशिश करूं कि अगर उस बच्चे की सिर्फ तालीम इस वजह से रुक रही है कि वो नहीं पढ़ सकता, तो मैं किसी एनजीओ का, किसी हुकूमत के फंड्स का, किसी इंटरनेशनल एनजीओ का, किसी अखबार में बयान छपवाने वाले का, या एक चप्पल किसी गरीब को दे दी, दिन भर टेलीविजन पर दिखाएंगे कि मैंने एक चप्पल एक स्कूल का जोड़ा और 10 किताबें दे दी है। या शर्म करनी चाहिए हमें कि हम अपनी पब्लिसिटी अगर इतने घटिया तरीके से ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल है कि मुआशरे को भी ऐसे लोगों को ना देखना चाहिए, बल्कि स्विच कर जाएं आप। मत देखें ऐसे टीवी प्रोग्राम देखे ही नहीं हम ये जिसमें नेकी जात नहीं की कर रहे नुमाइंदगी सर, हो। हम ये नेकी नहीं कर रहे, हम ये जो है दिखावा कर रहे हैं जिससे हम प्रमोट हो जाएं, दुनिया के सामने आ जाए ताकि हमें फंडिंग हो। हम ये एक तरह से बिजनेस का तरीका आप अपना एक बात रहे अर्ज हैं। करूं मैं कि ट्यूशन पढ़ाना बुरी बात नहीं है, आप पढ़ाइए, उसके पैसे भी लीजिए, लेकिन ये भी कर सकते हैं ना आप कि अगर 20,000 रुपये किसी से ट्यूशन के पैसे ले रहे हैं, आपने ट्यूशन सेंटर खोल लिया, तो आप यार खुदा के वास्ते उसमें 10,000 में भी पढ़ा सकते हैं, आपका नुकसान नहीं हो रहा। और या फिर ये है कि जो ट्यूशन सेंटर वाले हैं वो आके बैठ के मुझसे बात करें, प्राइवेट स्कूल वाले बात करें मुझसे। आपसे किसने कहा है कि आप 10-10 एयर कंडीशन लगाकर वहाँ पर एक जो है ना वो टेलीविजन स्क्रीन बनाकर बड़ा खूबसूरत, और आप अंग्रेजी का एक माहौल पैदा करके आप ऐसे लोग तैयार कर सकते हैं। अंग्रेजी बोलना तो अमेरिका में तो अंग्रेजी भंगी भी बोलता है, हकीकत बात मैंने है। पढ़ाया अमेरिका के अच्छी अंदर, उर्दू कनाडा के किसको अंदर काम आती है? किया है। हम हमारी सिर्फ अंग्रेजी और लिबास और चीजें और इस पे आप तवज्जो दे रहे, तो शख्सियत साजी कहाँ होगी? सर हमारे बच्चों को आजकल उर्दू नहीं पता, उर्दू पढ़नी नहीं आती है, जो हमारी मादरी जबान है, मदर टंग है, वो ही नहीं पता लोगों को। हमारे बच्चे उर्दू का एग्जाम के उस पेपर पे, उर्दू का पेपर जब भी होता है तो नहीं, अब वो एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, उर्दू तो आती नहीं है। देखिए आपके फैशन बन गया है उर्दू गलत बोलना, उर्दू को ऐसे बोलना जैसे कोई अंग्रेज बोल रहा हो या टेढ़ा मेढ़ा करके, तो समझेंगे ये बहुत बड़ा आदमी है। एक तो ये आपकी जहालत है, कोई अच्छाई नहीं है। इसलिए कि कनाडा वगैरह में मल्टी लैंग्वेज लोगों को बहुत इज्जत दी जाती है जिनको सही लैंग्वेज आती हो, और अक्सर जो जॉब्स आती हैं उसमें मल्टी लैंग्वेजेस की बात होती है। तो अब ये मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये देखना होता है कि किस लेवल के आप, क्योंकि किसी ज़बान को सीखे हुए होना और बोलना बरतना ये एक स्किल है। तो अगर आप स्किल हासिल नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप गलती कर रहे हैं दुनिया के अंदर। तो आप यूँ समझे कि जो तालीमी तरक्की है या माशरती तरक्की है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारी अपनी एहसास ज़िम्मेदारी से। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुकूमत का इंतज़ार किए बगैर, NGOs का इंतज़ार किए बगैर, सबसे बड़े NGO जो है वो सोसाइटी है, कम्युनिटी है। हम सब ताकत है एक दूसरे की। अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता और मैं गरीब हूँ, तो किसी तरह से भी उस बच्चे को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो समझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं। फिर इसका सवाब मजहबी एतबार से, दीन एतबार से, और इसका असर और फिर इसका सुकून जो मिलेगा आपको, वो अंदर से मिलेगा। आपको कोई आकर नहीं कहेगा कि आप और सुकून हो जाए, अंदर से महसूस करेंगे यार आज मैंने इस बच्चे की मदद की है, आज इसकी दुआएं मैंने ली हैं, ये वो चीज़ है। लेकिन अगर आप तालीम को पेशा कहने लगे, तालीम को आपने देखिए आपकी तालीम के अंदर गिरावट तो उसी वक्त आ गई जब आपने तालीम को पेशा समझा। मैं हमेशा कराची यूनिवर्सिटी में जब भी मैं पढ़ाता रहा, यूनिवर्सिटी के लेवल पे मैंने पढ़ाया हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने हमेशा कहा है कि आई डोंट कंसीडर दिस प्रोफेशन, आई ऑलवेज कंसीडर दिस एज अ प्रेयर, कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ये मेरी मस्जिद है, ये मेरा क्लासरूम जो है ये मेरी मस्जिद है, ये पाकीज़ा जगह है, इसमें मैं रूहानी एतबार से अपने बच्चे बच्चियों से बात कर रहा हूँ। तो जब आप प्रोफेशन की जगह इबादत समझ के इसको करते हैं ना, तो ये बहुत बहुत तब्दील हो जाता है। एक प्रोफेसर साहब थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, बड़ा अजीब वाक़या मेरी ज़िंदगी का है। मैंने जब ये बात की ये वाली, तो उसने कहा अरे सर आप कौन से ज़माने की बातें कर रहे हैं,
इस वक्त तो गाड़ियों की ज़रूरत है हमें, हमें बड़े मकान बनाने हैं, हमें बड़ी चीज़ें लेनी है। तो अगर हम ऐसे फ्री पढ़ाने लगे तो फिर तो हो चुका। सर आप तो CSS की क्लासें भी फ्री पढ़ाते, मैंने सुना है। मैंने कहा हाँ मैं फ्री पढ़ाता हूँ, इसलिए कि वो बच्चे कहीं पैसे पैसे दे नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनकी कोशिश करता हूँ कि बता दूँ। तो मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन सैकड़ों असातिज़ा ऐसे हैं जो मदद कर रहे हैं, वो काबिल तहसीन है। लेकिन जो लोग लालच में फंस गए उन्हें बाहर आना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी में इतनी लालच क्या काम देगी। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। हम जो है गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं तालीम के हवाले से। हमने बात की थी तालीम याफ्ता इंसान जो है उसका एक आपने जिस तरह से बयान किया पूरी डिटेल में आपने बताई। अब मैं बात कर पूछना ये चाहूँगी कि गैर तालीम याफ्ता इंसान जो है किस तरह किस हद तक जाके सोच सकता है? जब गुस्से में आ जाए ना इंसान तो फिर तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता दोनों एक हो जाते हैं। किस हद तक जा सकते हैं ये इंसान की फितरत पर है, फिर वहाँ तालीम ख़त्म हो जाती है। लेकिन यही तो तालीम है जो आपकी तरबियत करती है कि आप गुस्से में हो या अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में हो या गम में हो या खुशी में हो, आपका रवैया ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एक तवाज़ुन हो। और ये तवाज़ुन वैसे एक बात अर्ज़ करूँ कि ये तरबियत उम्र और वक्त के साथ साथ तजर्बात के साथ भी आता है। शायद आज जो मैं बात कह रहा हूँ ये बात अगर मैं आज से 20 साल 25 साल पहले सोचता तो हो सकता है कि मेरी शख्सियत उस वक्त ऐसी हो कि जिस पर मैं तनकीद कर रहा हूँ आज, क्योंकि कोई इंसान तनकीद से बालातर नहीं है, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हूँ, और यकीनन इंसान हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर है कि तालीम आपके अंदर एक तहम्मुल और एक बुर्दबारी और एक ताकत पैदा करती है जिसके ज़रिए आप फैसले कर सकते हैं, जिसको आप कहते हैं डिसीजन मेकिंग। एतमाद पैदा करती है आप में। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एतमाद भी आपको तबाही की तरफ ले जाता है। क्योंकि आप ये समझते हैं कि जितना मुझ में अब एतमाद आ गया ना, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, लिहाजा अब मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। तो एक तवाज़ुन होना चाहिए। तो तालीम आपकी शख्सियत में तवाज़ुन, आपकी शख्सियत में एक ठहराव और आपको एक रास्ता दिखलाती है। ये इल्म आपके लिए रोशनी है, ये मीनारा है। जब दुनिया के अंदर साइंसी इजादात नहीं थी उस वक्त भी लोगों ने इल्म के ज़रिए सितारों को देखकर अपनी मंजिलों को तयन किया। आज भी चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो या दीगर आर्मीज़ हो वर्ल्ड की, ये बात तय है कि इनको बाकायदा पढ़ाया जाता है और इन्हें ये पढ़ाया जाता है कि रात में अगर सफ़र करना है तो जो मैपिंग है आपकी, उस मैपिंग के अंदर अगर आप सहरा में हैं और रास्ता भूल गए तो आप सितारों के ज़रिए कैसे अपनी जगह पर पहुँचेंगे। ये पूरा एक अलग इल्म है। और ये बात तय है कि समंदर या खुश्की में काम करने वाले लोग आज भी अपने इल्म के साथ वो जो आसमान का जो सितारों के रास्ते हैं, कहकशाओं के रास्ते हैं, उनके ज़रिए अपने रास्तों को तयन करते हैं। तो ये एक अलग इल्म है। तो बहरहाल इल्म इंसान को क्या सिखलाता है? इंसान में अगर तब्दीली ना आए, समाजी तब्दीली, शख्सी तब्दीली, शख्सियत की तब्दीली जी, सोच की, एहसास की, ताल्लुक़ की, ज़िम्मेदारी की, रवैयों की और सबसे बढ़कर इंसानियत की, अगर ये महसूस ना हो तो फिर ऐसे इल्म को आप ऐसी डिग्रियों को आग लगा दें। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी डिग्री की। आपसे वो ठेले वाला बेहतर है जो आपको जैसे ही आप उसकी तरफ देखते हैं अस्सलाम वालेकुम वो कह देता है वक्त से पहले। ये आपके अंदर अखलाकी तरबियत अगर नहीं है। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुझे आज तक याद है अच्छी तरह से, उन्होंने मुझे एक बड़ी ज़ोर से तमाचा मारा। मुझसे कहा कि तुम्हारे सामने एक बुजुर्ग गुजरे, बड़े गुजरे, तुमने सलाम नहीं किया। आज तो आप ज़रा बच्चे को सख्ती के साथ बोल तो दीजिए। आपका तालीम पूरी जो है ना वो तरबियत आपकी होगी, वो सिखा देते हैं आपको। रहमत वो आके बच्चा आजकल पता है क्या तालीम हो गई है हमारे यहाँ, हम समझते हैं ओ माय किड माय सन इज रियली वेरी स्मार्ट। क्यों? जैसी माँ के मुंह पे तमाचा मारा उसने महफिल में या प्यार से या वैसे ही बात ना मानने पर कि बेटा ये नहीं करो, उसने उठा के तमाचा मार दिया। आप बेटा ये नहीं करो तो ये तो आप दिखा रहे हैं मुआशरे को कि मैंने तरबियत की है। उसने उठा के तमाचा मारा। एक्चुअल तरबियत ये है जो आपने घर में की है उस बच्चे की। और फिर ओ मेरा बेटा नहीं करते, ऐसे बुरी बात है, माम को ऐसे नहीं मारते। ऐसे नहीं चलता।
तरबियत कीजिए। तरबियत तरबियत का मतलब ये नहीं कि पिटाई करें, उसको समझाएं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, और प्यार से समझाएं, निगाहों से समझाएं कि वो आपकी बात को समझे। तो आप खाली स्कूल में बड़े बस्तों के साथ बड़े सुबह के वक्त में खूब ये मोटी मोटी किताबें लाद कर आप भेज रहे हैं बच्चे को, लेकिन उसकी तरबियत का इंतजाम कौन करेगा? खाली आप ये देख रहे हैं कि ग्रेड कितने अच्छे आ रहे हैं, तो खाली ग्रेडों से अगर तरबियत होती तो फिर गालिब का तो कोई ग्रेड नहीं था, अल्लामा इकबाल ने तो कोई ग्रेड हासिल नहीं किया ऐसे कि जिसमें आप ये कहें उनकी तरबियत थी जिसकी वजह से इकबाल इकबाल बना है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरबियत थी जिसकी वजह से उनमें यह एहसास था कि तालीम को इंसानियत के लिए और तालीम को कौमी खदमात के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सर सैयद अहमद ख़ान, ये वो लोग हैं, मोहम्मद अली जौहर या और दीगर जो हमारे सामने बड़े असलाफ तालीम के नज़र आते हैं, ये वो लोग थे जिन्होंने तालीम को एहसास के साथ अपने वजूद का हिस्सा बनाया, तालीम को कौम के लिए वक्फ कर दिया। वरना क्या, अल्लामा इकबाल इतने बड़े स्कॉलर थे, वो अगर अपने ज़माने में जब उन्होंने लाहौर में पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने पाकिस्तान यानी पाकिस्तान नहीं बना था अभी, पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो किताब लिखी अल-इक़्तिसाद के नाम से, क्या अगर वो किताब लिख रहे हैं, तालीम इतनी है, बाहर से पढ़ के आ रहे, तो वो सियालकोट से लेकर लाहौर तक तो कम अज़ कम कई स्कूल कायम करके पैसे कमा सकते थे। इकबाल ने क्या पैसे कमाए? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लिंकन इनके बहुत बड़े वकील, वहाँ से आए, वकालत की, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने कितने पैसे कमाए? बिल्कुल नहीं। बड़े नाम जितने भी, सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे गए, कितने पैसे कमाए इन्होंने? इन्होंने तो लियाकत अली खान जब इंतकाल हो, शहादत हुई है, तो अंदर से फटी हुई बनियान निकली है, कितने पैसे कमाए? यार देखिए, ये बात हमारे तकरीरी बातें, बड़ी बड़ी सियासी रहनुमा हमारे माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करनी चाहिए। मैं बहुत एहतराम करता हूँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ अपने सियासी रहनुमाओं की, लेकिन कुछ ज़ाहिर कि इनसे बड़े बुजुर्ग भी गुजरे हैं सियासत के अंदर, उनसे सीख लें। बिल्कुल आपने ठीक, क्योंकि वो खुद तालीम याफ्ता थे, उन्होंने अपनी तालीम को सही जगह यूटिलाइज़ किया। उन्होंने कहा कि इस तालीम से मैं अपनी कौम के लिए कुछ कर सकूं। उनके अंदर कुछ जज्बा था करने का, जो उन्होंने कर दिखाया। आज ये सियासी रहनुमा क्यों जिंदा है, जो हमारे जिन बुजुर्गों का मैं नाम ले रहा हूँ, या और भी, मैं सबको तो नहीं कहता कि सारे बुरे हैं, हमारे सियासी रहनुमा बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन देखिए मैं एक बात बहुत सीधी कहूँ कि आप जिंदा उस वक्त रहेंगे तारीख की सफ़ात में जब आपने कुछ किया हो। तारीख दो तरह से लोगों को याद रखती है, एक हलाकू और चंगेज़ खान की सूरत में, और एक वो जो कायद आज़म और इकबाल की सूरत में। अब आप पर है कि आप अपने आप को किस दर्जे में रखते हैं। अगर सिर्फ तालीम का नारा, सेहत का नारा, अच्छाई का नारा, नेकी का नारा, इस्लाम का नारा, मोहब्बत का नारा, अखुवत का नारा, पाकिस्तान का नारा सिर्फ आप 14 अगस्त को, 6 सितंबर को, 23 मार्च को सिर्फ एक ही दिन याद रखते हैं, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, भूल जाए। बिल्कुल ठीक है। उनके अपने रिश्तेदारों, उनके नवासों के साथ क्या हाल हुआ ये आप सबको पता है। किस तरह की गरीबी मुफलिसी में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी, जिन्होंने पाकिस्तान आजाद करके हमें दिया। मतलब ये अफसोस का मुकाम है, क्या पढ़े लिखे वो नहीं थे, लेकिन उन्हें उस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। चंद खानदानों के पनपने से जमहूरियत नहीं पनपती, चंद सियासी लोग और उनके साथ के लोग मिलकर इनकलाब लाए तो दुनिया में तब्दीली आ जाए पाकिस्तान के अंदर, और वाकई सही मानों में एक जहनी इनकलाब, फिक्री इनकलाब आ जाए। और इसमें कोई शक नहीं, मैं किसी हुकूमत को बुरा नहीं कहता, यकीनन इन्होंने काविशें की हैं, क्योंकि अगर न करते तो हमारे बड़े बड़े इदारे कायम ना होते। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे ही है कि सियासी जमातों ने जब हुकूमतें बनाई, इन्होंने अपने प्लान ऑफ एक्शन भी दिया, उसके ज़रिए स्कूल भी बनाए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद जब दूसरी हुकूमत आई तो उसने उसे सिर्फ मिटा दिया, बुरा कहा, ख़राब कहा, उलझ गए। ये मत सोचें कि ये कौमी पैसा था, जो कौम की अमानत थी, जो लगाई गई थी। अब उसमें अगर घोड़े बांध रहे हैं, खच्चर बांध रहे हैं, गधे बांध रहे हैं, तो इसमें हमारा कसूर है कि जिसकी हुकूमत है वो तवज्जो दे। ये ना सोचे कि ये फला हुकूमत, फला पार्टी की हुकूमत थी, फला पार्टी की हुकूमत नहीं थी, पाकिस्तान की हुकूमत थी, वो पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत थी जिसने ये सब कुछ किया कि उन्होंने बनाया। अगर उसमें खराबियाँ, खामियाँ, तो आप उसको ठीक करके उससे सुधारिए, निखारिए। ये नहीं होता कि हम यकसर नज़रअंदाज कर दें। मिसाल के तौर पर शजरकारी की मुहिम होती है हमारे यहाँ, बड़ी ज़ोर शोर से आप टेलीविज़न पर दिखा रहे होते हैं, एक हफ्ता शजरकारी का मनाया जाए, और ज़बरदस्त, सारी दुनिया के वजीर, सारी दुनिया के सिविल ब्यूरोक्रेसी और पता नहीं कौन कौन सी ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ चल रही होती है, अखबारों पे खूब प्रोपेगेंडा चल रहा होता है। एक हफ्ते के बाद ये भी याद नहीं होता
कि वो पौधा किसने कहाँ लगाया था। पानी डालना तो बहुत दूर की बात है, उस पौधे को पानी डालने के लिए वो जाएगा ना जो कोई याद दिलाए कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है पानी भी डालो ताकि पौधे जले नहीं, परवान चढ़े। यही हाल हमारी कमीशंस का है, यही हाल हमारे कौमी तरक्की का है, यही हाल हमारे कौमी जिम्मेदारियों का है कि हम पौधे लगा देते हैं लेकिन पलट के जाके पूछते पलट कर नहीं पूछते कि उसका उस मंसूबे का हुआ क्या। हमने कहा कि थर के अंदर 1000 स्कूल बनाने हैं मिसाल के तौर पर, आपने कागज पर तो बना दिए माशाल्लाह, और कुछ थोड़े बहुत वैसे भी बना दिए होंगे, लेकिन हकीकी मानों में उन बच्चों तक क्या वो सब चीजें पहुंची। हमने कहा कि साहब मुल्तान के नवाई इलाके के अंदर हमें कौमी तरक्की के काम करने हैं, आपने कर लिए। पलट कर पूछा कि मुल्तान के जो इदारे थे या जिम्मेदारान थे उन्होंने क्या किया। जब तक वफाक की हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगी, देखिए ये सिर्फ काफ़ी नहीं होगा कि हम चंद लोगों को गिरफ्तार कर लें और गिरफ्तार करने के बाद फिर हम उनको, मतलब ये है कि किसी न किसी बुनियाद पर रिहा करवा लें या कर दें, जैसे भी हो, इससे कौमी तरक्की नहीं होगी। गिरफ्तारियों से मसला नहीं हल होता, कत्ल कर देने से मसला हल नहीं होता। सही। असल आप उस मसले को कत्ल कीजिए जो मसला पैदा हो रहा है। और ये इज्तिमाई जिम्मेदारी है, ये सिर्फ मुस्लिम लीग की, MQM की, पीपल्स पार्टी की, जमात इस्लामी की, ANP की या PTI की, ये सिर्फ इन सियासी जमातों की जिम्मेदारियां नहीं है कि ये सियासी जमातें इसको हल करें। इज्तिमाई तौर पर हम पाकिस्तानी हैं, हमें ये देखना होगा कि हम कैसे मसले को हल करें। दूसरा ये कि जब मेरिट आपकी ख़त्म होगी ना और मेरिट पर आप सौदा कर लेंगे तो आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं कर सकेंगे आप। और आज बहुत बड़ा मसला ये है कि बच्चों के पास डिग्रियां हैं, असनाद हैं, लेकिन उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। सर आप जितने भी आप देखें अभी स्ट्रीट क्राइम्स के जो जितने भी केसेस आते हैं उनमें जो मुलव्वस मुजरिम जो पाए जा रहे हैं वो सारे तालीम याफ्ता आला तालीम याफ्ता हैं, मतलब डिग्री होल्डर्स हैं। वो इस तरह की कामों में मुलव्वस हो गए, मतलब कि घरेलू उनको कोई दबाव है, किस तरह से वो मजबूर होकर वो सड़कों पर निकल गए क्योंकि नौकरियां नहीं है। क्यों क्यों सोचे, पूछिए अपने आप से। गुर्बत, खाली गुर्बत। तो फिर सर देखिए कोई अच्छे घर का लड़का या कोई अच्छे घर का बच्चा इस तरह से तो ये काम करने पे मजबूर नहीं होगा, उसको पता है कि इसका अंजाम क्या होना है। देखिए बात, तो वो किस तरह से इतना बड़ा रिस्क ले सकता है। करूं, ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स हैं। एक बच्चा मेरे पास पढ़ता है यूनिवर्सिटी के अंदर या पढ़ता रहा है, उसने PhD कर लिया, लेकिन वो मारा मारा फिर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई बड़ी सिफारिश नहीं है या उसके पास इतनी रिश्वत नहीं है। मैं नहीं कहता कि हर जगह हो रहा है, लेकिन हमारे मसाइल में है। किसी ने मास्टर्स कर लिया, किसी स्कूल में पढ़ाना चाहता है वो बच्चा या बच्ची, उसके पास वो मेयार नहीं है जो माशरे ने बना दिया या डिस्ट्रिक्ट, उससे कम दर्जे का कोई शख्स इसलिए आगे बढ़ जाता है कि उसका कोई ना कोई शख्स कहीं ना कहीं मौजूद है। इसका नतीजा क्या निकलता है कि माशरे में एक तो कमतर और बरतर के तबकात पैदा होते हैं, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर मेरे पास तालीम नहीं भी है, मैं BA पास हूँ, तब भी मैं इसलिए लग जाऊंगा कि मेरा फला जो है ना वो असेंबली में बैठा हुआ है, या मेरा फला जो है वो सियासी जमात के लिए काम करता है, या मेरा फला जो है वो फला ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखता है, वो कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो, या मेरा फला जो है ना वो इतना अमीर है कि वो इतने पैसे दे के मुझे लगवा देगा और मैं उसके लिए काम करूंगा। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। अब जो ये एहसास महरूमी का बच्चा है ना, जिसके पास डिग्री है, जिसने मेहनत के साथ बसों में लटक कर जामियात का सफ़र किया, पैदल गया, कहीं से उधार लिया, दिन भर का थका हुआ है, जूते पर गर्द है, कपड़े उसके ख़राब हैं, माँ बाप बीमार हैं, मैं देखिए पूरा आपको वो नफ्सियाती कैफियत बता रहा हूँ, और कोई उसको सहारा देने वाला नहीं है, भूखा है, लेकिन वो ट्यूशन पढ़ा रहा है, सुबह में पढ़ रहा है, शाम में ट्यूशन पढ़ा रहा है, बड़ी मुश्किल से डिग्री हासिल कर ली उसने, और अब उसके बाद दरवाजे भीख मांग रहा है कि खुदा के वास्ते मुझे कोई एक इज्जत की 15,000 की 20,000 की नौकरी दे दो, किसी जगह नौकरी दे दो, प्राइवेट में दे दो, रेगुलर में दे दो, कहीं दे दो। उसे इसलिए नहीं मिलती
कि उसके पास हमारे समाजी मेयार के वो तरीके नहीं है जिस पर वो पूरा उतर सके। सही। नतीजा क्या निकलता है कि उससे कोई एक शख्स मिलता है और ये कहता है यार एक काम करो, छोड़ो सब, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूं, तुम्हें 50,000 महीना मिलेगा, तुम ऐसा करो कि ये काम इस तरह कर लो। सही। वो उस ग्रोह का हिस्सा बन जाता है। अब वो कहीं इस्तेमाल हो रहा है, यही एहसास महरूमी का लड़का सुसाइड बॉम्बिंग में भी इस्तेमाल हो रहा है, यही एहसास महरूमी का लड़का गैंग रैप में भी इस्तेमाल हो रहा है, यही एहसास महरूमी का लड़का कौमी सतह पर सियासी रहनुमाओं के कत्ल के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है, और पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के कौमी परचम को, कौमी इदारों को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के नजरिए को, पाकिस्तान के वजूद को, पाकिस्तान की हकीकत को झुटलाने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि बेहतरीन बोल सकता है, पढ़ा लिखा है। हमने क्या किया? हमने ये किया कि अल्लाह ने हमें सूरज दिया, हमने सोलर सिस्टम नहीं लगाया। हम रोज़ाना रोते हैं कि एसी ऐसी है या फला ऐसी है, या हमारी जो फला जो कौमी पैदावारी इदारे हैं वो ऐसे हैं वैसे। जो आपका कौमी वसाइल है आपने उनको ज़ाया किया। नौजवान आपका कौमी वसाइल का सबसे बड़ा ताकतवर पिलर है, आपने बर्बाद कर दिया उस नौजवान को। आपने मिनिस्ट्री तो बना दी, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि वो नौजवान किस काम आ सकता है। वो नौजवान जब पाकिस्तान से बाहर चला जाता है तो आप कहते हैं मेरा एक पाकिस्तानी ने इतनी बड़ी इजाद में वहां पर काम किया। आपने पूछा नहीं कभी वो पाकिस्तान छोड़ के क्यों गया? जब वो लड़का जा रहा था तो कितना रो रहा था, किस तकलीफ से गुजरा था कि मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूं। वो पाकिस्तान, वो अमेरिका कनाडा छोड़कर वापस पाकिस्तान आना चाहता है, आप जगह नहीं देते उसको। तो आपके जो ये क्लच है ना, और ये कहना चाहिए, या फिर ये जो कहना चाहिए कि पंजे हैं, शकंजे हैं, इन्होंने इस बुरी तरीके से हमारे हलकूम में या गले में इस तरीके से पंजे गाड़ दिए हैं ना कि कौम इज्तिमाई तौर पर अपनी ज़िंदगी को सिवाय मौत के मायूसी की ओर किस तरफ ले जाए। लेकिन मायूस नहीं होना है हमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा वतन अजीज़ पाकिस्तान दिया है जिसके नौजवान अगर सामने आ जाए। और मैं एक बात और अर्ज़ करूँ, मैं आपकी टेलीविज़न स्क्रीन की वसातत से K21 से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप नाउम्मीद मत हो, ना परेशान हो, अपनी सलाहियत को पहचाने, एंड डोंट वेट फॉर एनीबडी, कम आउट फ्रॉम योर सिनेरियो और अपने आप को मजबूत करो। जहां हो, तुमने जामिया से तालीम हासिल की, इल्म तुम्हारी ताकत है, तुम्हारा सरमाया है, थोड़े बहुत चंद लोगों को मिलाकर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो जाओ। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो गए ना, चाहे वो काउंसिलर की हैसियत से हो, सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, आज तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी वक्त माजी में लोगों ने मजाक उड़ाया था जहाज़ बनाने वाले उन लोगों का, कि जिन्होंने लकड़ी का जहाज़ या फ्रेम बनाया, फिर वो उठता था, फिर वो एक टिड्डे की तरह गिर जाता था, फिर उछलता था, फिर गिर जाता था। लेकिन आज ये वक्त है कि वो पूरी दुनिया को लेकर चल रहा है। तुम भी ऐसी ही ताकत हो, नौजवान ऐसी ताकत है, अपनी ताकत को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने और यूनिटी शो करें। और एक बात अर्ज करूं, सिर्फ यूनिटी नहीं, ये नहीं महरूम ना हो हम हार जाएंगे, हार जाएं। ट्यूनीशिया आपके पास मिसाल मौजूद है बहुत बड़ी इनकलाब की। ट्यूनीशिया के नौजवानों ने यह तय कर लिया कि उन्हें असेंबली में जाना है। आज 40 साल से ऊपर असेंबली में नहीं कोई भी वहां पर। और कैसे चल रहा है वो मुल्क? जब आप ट्यूनीशिया की करेंसी ले लेते हैं, मैं गया हूं ट्यूनीशिया, इब्न खल्दून पैदा हुआ था वहां, ट्यूनिस। तो जब आप करेंसी वहां से ले लेते हैं, अगर आपने एयरपोर्ट पे वो करेंसी वापस नहीं की तो फिर वो ट्यूनीशिया की करेंसी पूरी दुनिया में बेकार है, क्योंकि ट्यूनीशिया की जो हुकूमत है वो उसे पे बैक करने की जिम्मेदार नहीं है पूरी दुनिया में। आपको डॉलर नहीं मिलते उसके बदले में। क्या जबरदस्त प्लान है उनका। जो इनकलाब आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, कौम नारे नहीं लगाती। पढ़ी लिखी कौम है, उनमें जज्बा था, उन्होंने सोचा कि हम कुछ नया करें। फिर अपने नौजवान बच्चों से मैं बात करके, क्योंकि ये इस वक्त मेरा एक मैसेज है, आप नाउमीद ना हो, आप खड़े हो जाए इलेक्शंस के अंदर, लोग मजाक उड़ाएंगे, डिसहार्ट करेंगे। फर्ज करें पूरे पाकिस्तान से आप खड़े होते हैं, आपके पास कोई पॉलिटिकल साइंस का है, कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का है, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, कोई सोशियोलॉजी का है, कोई साइकोलॉजी का है। यार आप कम नहीं है किसी से। यू आर बोर्न लीडर, यू हैव पावर ऑफ एजुकेशन इन योर हैंड। कम आउट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। आप नाउमीदी से बाहर आ जाए, मत इंतजार करें कि कोई अहमद कादरी आएगा,
कोई बहुत बड़ा कोई आदमी आएगा या कोई और आएगा, मैं पढ़ा नहीं, या कोई और आपको समझाएगा, आप पढ़े लिखे हैं, और हार जाए कोई बात नहीं है। एक इलेक्शन हारेंगे, 2 हारेंगे, 3 हारेंगे, और आप पर प्रेशर भी आएगा, खानदान का, फ्यूडल लॉर्ड्स का दबाव आएगा, क्योंकि अंदरूनी सिंध के अंदर होंगे, आप पंजाब में होंगे, बलूचिस्तान में होंगे, या कराची के अंदर होंगे, या बाहर होंगे। तो आपको एक चीज रखनी है, अगर आप में से 3 लड़के भी पढ़े लिखे पहुंच गए असेंबली के अंदर, बखुदा ये आपके 300 पे गालिब है, क्योंकि इनके पास ये सलाहियत है कि ये बिक कर झुक कर नहीं आए कहीं से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता असेंबली में बिक झुक के आते हैं, लेकिन उनकी ये ताकत बनेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जब रोटेट करेगी ये चीजें, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब नौजवानों की हुकूमत सही मानों में आएगी, तो पाकिस्तान एक समाजी इनकलाब से गुजरकर मजबूत पाकिस्तान बनेगा। ये वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इस तरह से आप लोग भी ना घबराएं, अपनी यूनिटी शो करें। आप जो है हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, आप लोग कम अज़ कम आगे बढ़ें। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा असेंबलियों में जाएँ, अपने आप को मनवाएं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही खूबसूरत पैगाम आज हमारे प्लेटफॉर्म से दिया। मैं जो है एक और सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर हमारे साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जिस तरह से आप सबको पता है कि कोरोना जो है काफ़ी ज़ोर अख्तियार कर चुका है, और माशाल्लाह बहुत बहुत ये तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि पाकिस्तान समेत सिंध भर में भी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो आ चुकी है। हमारे साथ मौजूद है फोकल पर्सन कोविड-19 एक्सपो सेंटर गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर मुजाहिद सुमरो साहब। सर मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, आप मेरे प्रोग्राम में हैं। सर जिस तरह से ये कोरोना वायरस जो है, जिसकी जो सेकंड वेव जो आई है वो काफ़ी मतलब इस बार जो शिद्दत की है, और काफ़ी लोग इससे मुतासर भी हुए हैं, और लेकिन सिंध गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और कोरोना के ऊपर काफ़ी कंट्रोल भी कर लिया है। तो ये जो वैक्सीन है हमारे जो मैं चाहती हूँ हमारे नाज़रीन को आप बताएं किस तरह से वैक्सीन लग रही है, इसके क्या चार्जेस हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीन लग रही है, किस तरह से, और किन किन एरियाज़ में, किन किन जगहों पर, डिस्ट्रिक्स में ये सिंध में और कराची में लग रही है। मैं थोड़ा सा एक पस मंज़र बताऊं कोविड के हवाले से। ये कोविड जब मार्च से जो है ना, मैं मार्च से हूँ जो है ना एक्सपो सेंटर में। जैसे पहले तो आइसोलेशन जो है ना इस्टेब्लिश किया था, बहुत जो है ना हिरास था, जो है ना 3-4 महीने तो लॉकडाउन किया था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन कर दिया था कि एक दूसरे से जो है ना स्प्रेड नहीं हो। ये बेसिकली जैसे हमारा जो है ना 2 पैसेज हैं सांस लेने के, एक तो है नेज़ल, दूसरा है माउथ, और ये इस दोनों पैसेज के थ्रू जो है ना ये स्प्रेड होता है। तो उसी टाइम पहले था जो है ना आइसोलेशन का, तो चलो ठीक है, आइसोलेशन में कोई ऐसी जो है सीवियरिटी नहीं हुई, जिसमें कोई उसी में आइसोलेशन के दौरान कोई जो है ना एक्सपायरी नहीं हुई थी, सीवियर पेशेंट नहीं था, सीवियर नहीं हुए थे। अच्छा, उसके बाद बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया था। तो उसके सेकंड वेव ये था कि जैसे जो है ना कोल्ड बढ़ेगी तो ये सेकंड वेव, तो सेकंड वेव तो उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया। जिस तरह पहले आइसोलेशन में लोगों ने जो है ना वो बहुत एहतियात किया, स्पेशली सिंध में तो बहुत अच्छा एसओपी पे अमल कराया गया। तो जब सेकंड वेव में इन्होंने किसी ने कोई इतना जो नहीं किया, ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट सब चीज़ों को देखती है जनाब, तो उन्होंने तो काफ़ी जो है वो किया, मगर लोग हमारे भी तो है ना माशाल्लाह, क्या माशाल्लाह, उनको लोग घर में पकड़ के भेजो, वापस निकल के आ जाते हैं। तो आप कहीं पे भी जाएं, शॉपिंग मॉल में जाएं, जहाँ कहीं हर क्राउड में जाएं, आपको एसओपीज का मकसद ये है कि 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, या जेब में छोटा सा आप एक सैनिटाइजर हो जिसमें जो अब हाथ हो, सपोज आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया, अब देखें ना इंसान की फितरत है ये कि बार बार जो है ना नाक को हाथ लगाता है, मुंह को हाथ लगाता है, या ऐसे ही आंखों पे लग जाता है या कुछ भी। हाँ। तो अब क्या है कि जैसे ये जगह है, अब मैं पॉजिटिव हूँ, ठीक है ना, मैंने अपने नाक को हाथ लगाया, उसी से आपका जो ये वायरस हाथ में आ गया, मैंने इधर लगाया हाथ। अब जो बंदा दूसरा आएगा, उसने हाथ लगाया ना, उसको क्या पता कि इधर कोई बंदा बैठ गया है और वो पॉजिटिव था, ठीक है।
तो वो उसने किया, उसकी भी एक इंसान की फितरत है, उसने ये जो नाक और मुंह पे गया उसको ट्रांसफ़र हो गया। बिल्कुल जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने हर तरह से अवेयरनेस दी है, हमारे टीवी चैनल्स जो हैं उस बाकायदा डॉक्टर्स आए आपकी तरह माहिरीन आके उन्होंने जो बाकायदा इस तरह के सेशंस दिए, उनका हमारी जो नाज़रीन अवाम है उनको बाकायदा तरीके से बताया है कि आप जिस जगह पे जा रहे हैं, आप वो कपड़े घर पे जब आते हैं तो आप उसको फौरी तौर पे धुलने के लिए डाल दें, क्योंकि मेरे ख्याल से 6 से 8 घंटे उसका असर कपड़ों पे है, और जो इसी तरह से दरवाजे पे जैसे लोहे की चीज़ पे, इस तरह से सब चीज़ें बताई हुई हैं, हर तरह की अवेयरनेस दी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे मैं की देखें ना, माशाल्लाह जिस तरह पूरे पाकिस्तान में जो है ना, स्पेशली सिंध में जितना जो है ना सीएम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मुराद अली खान ने स्टेप्स लिए हैं ना, बहुत ज़बरदस्त लिए हैं, जिसके ऊपर कंट्रोल हुआ है। और जैसे ये जो है ना सेकंड वेव शुरू हुई है, और हमारे सेक्रेटरी हैं काज़म अली जतोई, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, ये तो बेचारा घर जाता ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि पूरी जब से ये स्पेशली वैक्सीन शुरू हुई है ना, कभी आप सखर में देखेंगे, कभी नवाबशाह में देखेंगे, ये पूरा वहाँ पे इनकी कैंपेन है जो चल रही है, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, ताकि जो जाहिर है कि जिस तरह मीज़ल था, पोलियो था, ठीक है जी, मीज़ल था, पोलियो था, जब उसकी वैक्सीन आई ना, जब वैक्सीन आई तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल आ गया। तो सेम ये वैक्सीन आई है, और ये वैक्सीन आई है, अल्लाह का शुक्र है, अब वैसे भी जो ना कम होना शुरू हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का बहुत ही शुक्र अच्छी है। बात है। तो ये वैक्सीन कब लग रही है, कब से हाँ, या ये लग जो है ना, चुकी है ये कि वैक्सीन आ चुकी है, और हमारे सिंध में जो ना 3 फरवरी से शुरू है। अच्छा 3 फरवरी से पूरी सिंध में हमारे जो कराची में स्पेशली जो सेंटर बनाए हुए हैं, वो जिना है, सिविल है, खालिक नाना हाल है, और ओजा है, डाओ ओजा है, न्यू सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल न्यू कराची है, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल कतर है, फिर चिल्ड्रेन हॉस्पिटल है, और कोरंगी 5 है, और अपना इंडस है। तकरीबन 10 से 12 सेंटर है जहाँ पे लग रही है, फ्री ऑफ कास्ट है, अच्छा, फ्री ऑफ कास्ट है ये, सही ठीक है सही। ना। और आगा खान में, क्योंकि अच्छा, आगा खान में फ्री आगा ऑफ खान में कॉस्ट भी है। फ्री ऑफ कास्ट, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, आगा खान की तरफ से नहीं है, वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से वहाँ पे जो ना उन्होंने सेंटर कायम किया है। अच्छा, अलग से उन्होंने कैंप हाँ, लगाया है। कैंप सेंटर कायम किया है, वो अंडर सुपरविजन ऑफ डीएचओ ईस्ट अशफाक साहब के अंडर में है वो। अच्छा 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 वो अच्छा। सारी वहाँ पे, और ये जो वैक्सीन लग रही है ना, ये भी एसओपीज के तहत लग रही है, ऐसे नहीं है कि जो आए और जो नहीं। अब क्या है कि आप जिस तरह वोट का अंदराज हो रहा है कि भाई आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंट्री करें, और फिर वापस मैसेज आएगा कि भाई आपका फलानी पोलिंग स्टेशन पे आपका वोट है, वोट का इंदराज मालूम करते हैं। सेम इस तरह है, आपके पास मैसेज आएगा, आपकी जब रजिस्ट्रेशन सबकी हो गई है, मैसेज आएगा कि भाई आपका आगा खान में है। अगर वो बंदा सपोज गुलिस्तान जौहर में है, कह रहा है कि यार आगा खान मेरा मुझे दूर हो, दूर पड़ तो वो उसमें एक और ऑप्शन है, चेंज ऑफ सेंटर। ओके, वो दूसरा मैसेज वो भर के और अपना चेंज सेंटर करेगा, नहीं मैं ओझा में, डाउ ओझा में, उसमें करेगा, वो फिर वो वहाँ लगा सकता अच्छा, ये डाउ में भी मेडिकल है, वहाँ कैंप आप लोगों ने कायम किया है बिल्कुल अपना? बिल्कुल बिल्कुल। सही, और वहाँ ये पे फ्री ऑफ कास्ट है, फ्री ऑफ कास्ट है, सही, ठीक है ना। और इसका जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है ना, वो 2 to 8 सेंटीग्रेड पे होता है। गुड, और इनका ये है कि इसमें ये है कि जो क्राइटेरिया रखा है, बिलो 60 ईयर्स, अबो 18 ईयर्स। ओके, हाँ, अब अगर किसी को कार्डियक बीमारी है, रेस्पिरेटरी सीवियर बीमारी है, या कोई डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या आपकी जो ना जिस टाइम आप जो ना वैक्सीन कराने आ रहे हो और उसी टाइम आपको फीवर हो गया, नहीं लगाएंगे। क्यों? फीवर के दौरान नहीं लगाते, हो सकता है कि कोई उनका रिएक्शन आ जाए, इफेक्ट साइनोफार्म इंजेक्शन का। मगर अल्लाह का शुक्र है, अभी तक के जितनी भी लगी हैं, कोई ऐसा केस रजिस्टर नहीं हुआ है जिसमें हम कहें कि भाई इसका जो ना इस वैक्सीन से ये रिएक्शन हुआ है। मैं खुद करा के आया था, ठीक है ना, क्योंकि एक ये उसमें स्टेशंस बनी हुई हैं, एक स्टेशन में आप जाएंगे, आप अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, 2 पेपर देंगे, फॉर्म वो भरना होगा, उसमें सारी डिजीज़ भी लिखी हुई हैं। जो आपको डिजीज़ है वो टिक करनी है, जो नहीं है वो जो नहीं करनी। उसी हिसाब से फिर आप दूसरी स्टेशन में जाएंगे, वो कंप्यूटर पे चेक होगा सही, कि वाकई ये रजिस्टर है या नहीं है। फिर तीसरी स्टेशन पे जाएंगे,
वो आपका देखें, वो डबल दोबारा आपसे पूछेगा कि भाई आपको ये चीज़ें तो नहीं है जो हम आपको वैक्सीनेट नहीं करें। उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर सारा चेक करेंगे, सही है, फिर वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन जब आपकी हो गई, डेल्टा यूनिवर्सल में लगती है, फिर एक और स्टेशन है जहाँ पे जो ना वो आप बैठेंगे, उधर 30 मिनट्स बैठेंगे। 30 मिनट इसलिए कि खुदा ना खास अगर कोई एलर्जी जिसमें हो रही है, या कुछ भी हो रहा है, बैकेक हो रहा है, फीवर रन कर रहा है या कुछ, तो हम उनको ज़्यादा जो है ना वैसे बताते हैं कि अगर आपको फीवर हो या क्या, तो आप फीवर अगर में जो है ना पैनाडाल या जो पैरास्टामोल जो भी आप ले लें, 30 मिनट बाद कुछ भी नहीं हो रहा, फिर उसको कहेंगे अब आप जाएं। सही। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमें एक कोड के जरिए मैसेज आएगा, वो कोड क्या होगा जो हम वो मैसेज, कोड उस कोड दिया के हुआ ऊपर है, मैसेज, वो कोड दिया हुआ है। क्या कोड है? सपोज एक अच्छा, वो उस पेपर 1166 के कोड, ऊपर हाँ है। हाँ, वो आपके पास मैसेज आएगा ना, तो वो कोड दिया होगा। कोड इंटर करके आप NIC इंटर नाम सारा मसला लिखेंगी। मतलब मेरा पूछने का ये है कि जब हम SMS करेंगे तो वो उसका क्या तरीकेकार होगा, देखें ना, किस तरह अब से हम? देखें, अब आप रजिस्टर हो गए, हेल्थ वर्कर हैं, ठीक है ना। अब जब रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई तो आपके पास मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, उसमें शनाख्ती कार्ड नंबर आपका लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और आपको एक कोड देंगे। अब कहा कि भाई आप यूं करें कि ये कोड इंटर करें, जैसे आपने कोड इंटर किया ना, तो उसमें आएगा, नाम आएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, ठीक है, और जो आपकी डेफिनेशन वो आएगा। वो आप जब भेज देंगे ना, तो फिर उसके बाद जवाब आएगा कि आपका कोड नंबर ये है, शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, नाम ये है, और आपका जो करीबी सेंटर हॉस्पिटल ये है है, आपका। सपोज आगा खान में है। जब आप आगा खान में जाएंगी तो पहले काउंटर जो होगा कहेंगे भाई ये मेरा मैसेज है। उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो कहेगा भाई आप शनाख्ती कार्ड दे दें। और अगर किसी के पास मैसेज आता ही नहीं है तो फिर वो किस तरह से वो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अच्छा, बीच अगर में ये प्राइवेट बस हॉस्पिटल के जरिए हम जाके लगवाएं तो उसने गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है इसके क्या प्राइस रखे हैं कि आपने इतने ही उस पर चार्ज करने हैं? कोई प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। इसके नहीं, दो अगर खुदा न खास्ता कोई जिसके पास मैसेज नहीं आता और वो चाहता है कि मैंने ये लगवानी नहीं है तो वैक्सीन। वेट करें ना, देखें ना, पहले हेल्थ वर्कर हैं, उसके बाद जो है ना दूसरे आएंगे, उसके बाद जो दूसरे, तो लगेगी सबको, जितने भी लोग अच्छा, हैं आप लोगों ने सबको वो लगेगी। हेल्थ वर्कर इसलिए कि फिलहाल तो फ्रंट लाइन पे यही काम कर रहे हैं ना, जो बिल्कुल सही मरीज इनके पॉजिटिव उनके साथ कर रहे हैं। अगर वो ही पॉजिटिव हो जाएंगे, इनको कौन देखेगा ठीक। भाई? सही देखो, सेहत तो कुदरत की तरफ से होती है, बिल्कुल। मगर हम लोग एक जरिया हैं। हम हकीकत। देख रहे हैं जब हम भी खुद ही बीमार होंगे तो तो और मरीज को आवाम को कैसे कैसे ठीक संभालेंगे? करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। इसलिए जो न कहा कि पहले हेल्थ वर्क पूरी दुनिया में ही है कि पहले जो उनको सामने काम कर रहे हैं, जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, पहले उनको करो, उसके बाद जो दूसरे हैं। सही। तो इस तरह से तो खैर एक्सपेरिमेंट भी हो सके कि उनको कोई खुदा न खास्ता कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, मतलब इसके कम से कम वैक्सीन का। ये तो कहना कि भाई हेल्थ वर्करों को हुआ है। अल्लाह ना करे इस तरह का कोई साइड इफेक्ट हो। अल्लाह ताला जो है सबको सेहतयाब रखे और हमारे मुल्क को अपने सम्मान इसके में 2 रखे। डोज हैं, 0 to 21। अच्छा, ठीक है ना, पहले लगाना 21 दिन के बाद, दूसरा 2 डोज हैं इसके, उसके बाद फिर हमें नहीं लगाना है? उसके बाद नहीं। आप फिर मतलब हाँ, क्योंकि इस वैक्सीन से ये है कि हमारे बॉडी में इम्यून डेवलप हो जाता है। ओके। ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप होगी। ये नहीं है कि हमें होगा ही नहीं, ये नहीं है। अगर होगा भी ना, उनकी सीवियरिटी नहीं होगी। सही। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि अब जिस तरह से अब बताया जा रहा था कि कई अमवात हो चुकी हैं और जो है अब क्योंकि अभी तो खैर इस तरह की मौत अमवात का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा कि काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। अब कितने लोग जो इस कोविड में मुब्तला हो गए थे, कितने लोगों ने रिकवर कर लिया है? असल ये है कि एक एडवांस एज, और मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताता हूँ कोविड के हवाले से। ये जब वायरस लगता है ना, पहले ये 3 से 5 दिन तक गले में रहता है। ओह, ठीक है, तभी कहते हैं अवेयरनेस अखबार में है, रेडियो में है, टेलीविज़न में है, आपके व्हाट्सएप के थ्रू है। अब तो आपकी जो रिंग टोन की है, जहाँ पे फ़ोन करेंगे वहाँ पे भी ये उनकी SOPs बता रहे हैं कि जैसे आप थोड़ी सी खांसी होती है ना, टेस्ट नहीं कराई, नीम गर्म पानी आप एटलीस्ट 20 ml बार बार पिएं, क्योंकि ये 3 to 5 days जो गले में रहता है, ये जब मैदे में उतर जाएगा ना, वो खुद ब खुद मर जाएगा।
सही। अच्छा, सीवीआरटी कहाँ से शुरू होती है? ये जब लंग्स में इन्वॉल्वमेंट करता है। ओके। अच्छा, लंग्स में क्या है, आपने ये जो लकड़ी में ग्लू लगाते हैं ना, लकड़ी में ग्लू नहीं लगाते, जी जी। वो चपक जाता है, लकड़ी चपक जाती है ना, ग्लू वाइट, ये ग्लू वाला काम करता है जाके अंदर। ये आपके लंग्स बिल्कुल, में हाँ, जाके चिपक जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल बात अब क्या होता है लंग्स में जो है ना ब्रांक्यूल्स होते हैं या सुराख होते हैं जो सांस लेने के। हम सांस देखें ना, सांस लेते हैं और अंदर ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब जो बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं वो 21% लेते हैं, 100% नहीं लेते। ये जो हम ओपन में घूम रहे हैं ना, ओपन एयर में, ये 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं इसमें से। सही। 79% अदर गैसेज हैं, नाइट्रोजन वगैरह हैं, ठीक। अब क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी और ऑक्सीजन ली। अब क्या हो रहा है कि जो हम बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो होल जो है ना हो गए, इसकी वजह से बंद हो रहे हैं सांस लेने के लिए। तकलीफ होगी, जाहिर सी बात तो है, फिर सांस में से तकलीफ होगी ना, क्यों कि बाहर से ली Pollution नहीं जाएगी, अंदर से सांस आएगी नहीं, तो फिर होती है सांस में तकलीफ। ठीक है ना, जब हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे भाई, सांस में तकलीफ हो रही है और हमारी जो ऑक्सीजन की जो बॉडी में जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हो रही है, जिसको ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि भाई अब हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं ना, वो घर से आ रहे हैं। सही। ठीक है ना, जब सीवीआरटी बढ़ती है, पहले तो ये था कि भाई हम आइसोलेट कर रहे हैं, जब आपका नेगेटिव जाएगा तब हम भेजेंगे ताकि दूसरे घर वाले हो। अब तो आइसोलेशन वाला है ही नहीं, अब वो घर में हैं, आइसोलेशन उनको कमरे में कर रहे हैं। जब उसकी सीवीआरटी बढ़ जाती है ना, तो फिर हमारे पास आते हैं। अब जो सीवीआरटी जो हमारी ज़्यादातर वो है जिसको जो ना कार्डियक प्रॉब्लम है, सांस का प्रॉब्लम है, शुगर है और एडवांस एज है, 70 साल से ऊपर हैं, सीवीआरटी बढ़ गई। क्योंकि हमारे पास जो ट्रीटमेंट का जो है, पहले हम ऑक्सीजन देते हैं सही। फेस मास्क पे, अगर उस पे ठीक हो गया और उनकी वो जो ना लंग्स की जो इन्फेक्शन जो उन्होंने इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी की तो सही हो गई मेडिसिन के थ्रू, फिर हम 10 दिन के SOPs के तहत हम उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि ये इस ऑक्सीजन के लो फ्लो पे अब इनकी जो ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहा, फिर हम उनको हाई फ्लो देते हैं। सही। ठीक है ना, नेजल के थ्रू हाई फ्लो देते हैं। फिर उसके भी क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कोविड नमूनिया में ये लंग्स पूरे जो है ना खत्म हो जाते हैं। बेसिकली ये जो है नमूनिया की ही एग्जाम है, डबल नमूनिया कहा बिल्कुल, जाता है, हाँ, जो कोविड सर्दियों नमूनिया में काफी इनका है, ज्यादा कोविड हो नमूनिया जाता है। जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर कर देता है, जी। क्योंकि अंदर वो है ही नहीं, लंग्स ही खत्म हो गए तो सांस कहाँ से लेगा। ठीक है, अब मैं आपसे गुफ्तगू से जारी रखूंगी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। अपने नाज़रीन को हम ये बताएंगे कि बेसिकली कोरोना है क्या। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने ब्रेक से पहले जिक्र किया, मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कोरोना वायरस जो इसके पूरे पाकिस्तान में एक खौफ फैला हुआ है कि ये कोरोना बेसिकली है क्या। मैं चाहूँगी आप हमें बताएं डॉक्टर साहब, कोरोना है क्या। जैसे आप बात कर रहे थे नमूनिया की, ये डबल नमूनिया है, तो आप उस पर थोड़ा सा हमें सही से ब्रीफ करें। मैं आपको बताऊं, ये एक वायरस है, अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि कहाँ से आया, ये क्या है, बस नाम दिया हुआ है कि ये वायरस है, कोरोना नाम है इसका। ठीक है, अब पूरी दुनिया परेशान है जी। सुपर पावर है ना, हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर तिनका अपनी जगह भी नहीं छोड़ता। बिल्कुल। तो हमारा ये ईमान है, तो अल्लाह की तरफ से ये है कि आप सीखो, यू आर नथिंग, बिल्कुल ऐसे ही है। सुपर पावर इज गॉड।
अल्लाह है ना बिल्कुल। जो दुनिया को चला रहा है, बगैर पिलर का आसमान है, अभी तक नहीं हुआ प्रूफ। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से कोरोना की भी हो ठीक सकता है है ना, कि हाँ नुकसानात का पता है क्या करता है, ठीक है ना। वो कोरोना लगता है तो क्या होता है, सही है। दूसरी बीमारियां हैं ना, दूसरी बीमारियां हैं, टीबी है भाई, कैंसर है भाई, इसका ये है, ये किसी को लगती नहीं है, लेकिन ये लग जाता है। तभी तो एहतियात है ना, इसकी पहले ट्रीटमेंट है एहतियात, सही। ठीक है। फिर दूसरी ट्रीटमेंट है इसका जो अगर हो जाए तो क्या करें, फिर तीसरी ये है कि अगर इनकी सीवियरिटी बढ़ जाए लंग्स में, जो उधर जाके नमूनिया पैदा करती है, या लंग्स में फाइब्रोज हो जाते हैं, मना मांस बन जाते हैं लंग्स के, वो तो खत्म ही नहीं होता। अच्छा। और क्या, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव हो गई थी, ओहो। सारे कितना टाइम हो गया? 3 है, ये नवंबर की बात है। अच्छा फिर ठीक है। ओके। नहीं नहीं, मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि जिसको लगता है ना तो उनकी जो है ना इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसके बाद वो इम्यूनिटी अच्छा। 6 मंथ तक चलती है। और सही। मेरे 3 बच्चे थे, मेरी वालदा वाइफ थी, अच्छा मुझे सीवियरिटी हो गई, मेरा फीवर कम ही नहीं हो रहा है। ओह। फिर मैंने कहा कि भाई फीवर कम नहीं हो रहा, वीकनेस हो गई। फिर वहाँ पे क्योंकि ये जो एक्सपो सेंटर है ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चला रहे हैं। जी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना पाक आर्मी है, जिसमें हमारा जो ब्रिगेडियर मोहम्मद शहजाद हैं, जो इनको पूरा जो है ना वो कर रहे हैं। सही। तो यहाँ पे कितने भी कास्टली कंसल्टेंट दवाई लिखता है ना, उसी टाइम आ जाती है, सही। 1 रुपया नहीं लेते। वाह। एक्सपो सेंटर में 1 रुपया नहीं लेंगे। सही। नाश्ता, लंच, फिर शाम को रिफ्रेशमेंट चाय के साथ, फिर आपको फ्रूट मिलेगा, फिर मुख्तलिफ जो है नहीं, ना, मैंने देखा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप लोगों ने उसको मेंटेन किया हुआ है, और किसी किस्म का कोई खौफ हरास नहीं फैला हुआ वहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल पेशेंट्स जो है वहाँ पे जाके मतलब अपना बिल्कुल फैमिली इन्वायरमेंट है, मैंने देखा है बाकायदा, मैंने विजिट किया था, तो मुझे पता है इसका। आप जो बातें कर रहे हो बिल्कुल मैं इस बातों से आपके बिल्कुल मैं एग्री ये वाहिद सेंटर है जो आप अपने पेशेंट को करीब से देख सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे एलसीडी लगी हुई है, आप जूम करके उनको देख रहे हैं कि भाई ये आपका पेशेंट है। बिल्कुल। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये कोरोना जो है ये मतलब लग जाता है, तो मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि आपको कोरोना हुआ था, तो आप इस मैं आपको कंडीशन से बताऊं ना, गुजर चुके, तो नहीं क्या इसका सिचुएशन, रीजन था, क्या मैं चीज़ें मुझे महसूस की आपने इस दौरान? अच्छा मुझे पहले क्या हुआ था, पहले मुझे बुखार हुआ, सही। ठीक है ना, कमजोरी हुई, फिर गला खराब हुआ, टेस्ट खत्म हो गई, मतलब आप कुछ जो खाने भी का चीज जायका? खा रहा था पता नहीं थी क्या खा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, टेस्ट खत्म हो गई, स्मेल खत्म हो गई इससे, ठीक है। तो दवाई तो मैं ले रहा था, मुझे वीकनेस हो गई, ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गई। फिर मुझे जो है ना ब्रिगेडियर साहब ने फ़ोन किया, बहुत अच्छा जो है ना हमें कभी महसूस नहीं करने दिया कि मैं फ़ौजी हूँ, नहीं माशाल्लाह, हमारे कभी भी फौज के महसूस नहीं जितने भी करने दिया, बिल्कुल घर की तरह। मुझे कहा कि मुझे तुम जल्दी आ जाओ, गाड़ी भेजी, और मैंने अब एक्सपो सेंटर में ही जो है ना मैंने आके एडमिट हुआ। ओह अच्छा। एक्सपो सेंटर में एडमिट हुआ, वहाँ पे जब मैं ठीक हो गया, फिर वहीं पे इस तरह मैंने कहा अल्लाह ने मुझे इस तरह किया है, फिर वहीं पे ही मरीज देख रहा था। अच्छा, तो आज ये जब इसी दौरान लगा होगा मरीज जब हाँ आप हाँ, देख जाहिर रहे है कि होंगे, किसी लेकिन के वहां थ्रू पर लग तो आप गया। लोगों ने फिर भी इतनी वहाँ ज्यादा पे केयर नहीं, कर मैं रहे कहीं हैं देखो, हर तरह से। हमारा ये है कि सेक्रेटरी चला गया, जाहिर है कि मैं तो सबको देख रहा था ना, जहाँ डीएसओ के पास चला गया, या डायरेक्टर के पास, हमें क्या पता कि किस में है किस में नहीं है, सही ये तो बात है। ब्लाइंड डिजीज है ना, तो हाँ, कुछ ये है कि पता नहीं आप है। अगर कहीं गैदरिंग या फैमिली में कहीं जा रहे होते हैं तो कहीं तब नहीं, आपको हाँ। नहीं पता होता तो कि अब पता है क्या, हमारे सिस्टम क्या है, हम अगर अंदर जाते हैं तो जाने का रास्ता अलग है, फिर जब हम निकलते हैं सारी जो पीपी है एक जगह छोड़ते हैं, फिर आके सीधा वॉशरूम में जाते हैं, शावर लेते हैं गर्म पानी का, साबुन के साथ, पर ये सारी चीज़ें हम दे रहे हैं हर एक बंदे को, तौलिया, सोप, शैम्पू, बाकी वो जो है ना शावर के साथ वॉशरूम है फर्स्ट क्लास। आपको तो पता है कि जो है ना फोर्सेस की क्या जी जो है ना जी वो जी होती माशाल्लाह है, बहुत ही तो मेंटेन वो फिर करके सब वहाँ से चीजें। जब गया ना
तो वो हाईली स्पेशलाइज होगा वो बंदा, ओके। वो घर जाए। मतलब जब वहां से वो डिस्चार्ज होके जा रहा होगा तब डिस्चार्ज जब मरीज जाता है ना, तो हम उनको जो है ना शावर करवाते हैं, जो उनके कपड़े पहने हुए होते हैं ना, हम प्लास्टिक के अंदर उसमें बंद कर देते हैं, वो अपने पास रखते हैं, उनके फिर उसको दूसरे आप कपड़े देते हैं ताकि वो घर जाए। ये नहीं है घर जाए और उनको घर वाले इन्फेक्ट हों, और वो फिर उनको हम एक पेपर पे लिख कर देते हैं कि अब जब आप जाएं तो आपको क्या क्या करना होगा, फिर भी SOPs के तहत उनको चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो सबके साथ जो, क्योंकि जब से कोविड आया है कोई तो गले मिलता नहीं है ना। हाँ, ईद में भी मिलना छोड़ दिया। हाँ। वो देखें ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि कल जो है वैलेंटाइंस डे है, जिसे कहा जाता है मोहब्बत का दिन। तो मैं आज अपने जो है प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूँगी, गुजारिश समझें आप, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल जो है जितने भी प्यार मोहब्बत करने वाले जो नौजवान लड़कियाँ और लड़के स्पेशली जो है, वो निकल के जो जगह जगह पे जो है अपनी इस तरह के वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से SOPs फॉलो करने का कहा गया, सोशल डिस्टेंसिंग का जगह जगह पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ, और हर जगह पे आपको बताया जा रहा है, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी आपको यही कहते होंगे कि आप इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो प्लीज़ खुदारा मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कल वैलेंटाइंस डे, मैं मानती हूँ कि ये दिन जो होता है स्पेशल डे होता है, और सब चाहते हैं कि हम इस दिन जो है मिलें और अपने जो डे सेलिब्रेट करें। तो प्लीज़ कल जो है आप लोग इस SOPs का ख्याल रखते हुए जो है ज़रूर मुलाकात करें। मुलाकात करने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन SOPs को जो है आप लोग फॉलो करें। इस पे एक चीज मैं कहूँगा, अच्छा ये कल वाला जो डे है ना, वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइन डे है, मेरी जिस दिन पूरे कराची के फूल गायब हो जाते हैं। कराची में खैर वो तो है, तो मेरी जिससे शादी हो रही थी ना, कल वाले दिन मैंने उससे बात की थी। अच्छा, सीरियसली? मैं तो चाहूंगी कल आप आए ना अपने मिसेस के साथ, हम उनसे बात करें, मतलब क्योंकि वो शादी से पहले की बात आपकी है। हाँ हाँ, शादी से पहले जब मेरी बड़ों के हवाले से जो रिश्तेदारी हो गई, जो मैंने बात शुरू की थी वो कल वाली डेट पे की थी मैंने। अच्छा, मतलब ये स्पेशल डे आपने सेलेक्ट स्पेशल किया हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि जबरदस्त जबरदस्त। चले, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सूरज साहब, आप मेरे पास आए और काफ़ी अच्छी आपने बात की। अब हमारी जो नाजरीन है उनको आपने बताया किस तरह से SOPs का ख्याल रखें, किस तरह से वैक्सीन लग रही है। डॉक्टर साहब ने बताया आप लोग अपने मोबाइल से जो है वहाँ पर किसी भी करीबी हॉस्पिटल जाके आप एक वो फॉर्म मिलेगा, उस पर नंबर लिखा होगा, आप उस पर SMS कीजिए अपने NIC नंबर के साथ। उस पर जो आपको कोड मिलेगा वो आप कोड वहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर आपके मुतालिका हॉस्पिटल का वो बताया जाएगा कि आपने यहाँ पर जाके वैक्सीन लगवानी, तो आप वहाँ पे जाए रिसेप्शन पे जाके आप अपना कोड दिखाएं, वो आपको बताएंगे कि आपने इतने दिन बाद आना है और आपने वैक्सीन लगवानी है। एक वैक्सीन लगेगी, फिर उसके बाद 21 दिन के बाद एक और वैक्सीन लगेगी। तो 2 डोजेज है ये, और उसके बाद जो और लगाना सबको लगनी है। बिल्कुल, अगर बचना है तो वैक्सीनेटेड होना है, जिस तरह मीजल्स के लिए है, फ्लू के लिए है, पोलियो के लिए ये बहुत जरूरी है, वरना इससे वायरस नहीं जाएगा। आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट में अगर है ताकत डेवलप होगी तो लड़ेगी ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, थैंक यू सो मच एक बार फिर। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो और फीडबैक देना ना भूलिएगा। जैसे ऐसे मैंने जिक्र किया कि कल वैलेंटाइंस डे, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर ख्याल रखें। इसी के साथ अपने मेज़बान निदा सबको दे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।